अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं। तो इनमें पहला न्यूमेरिकल देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 2.1। द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स प्रोड्यूसेस ऑफ टू वेक्टर्स आर 4√3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। तो क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड क्या है, ये। स्केलर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड क्या है, ये। अच्छा, आपने देखा कोई भी वेक्टर होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी लेंथ होती है जिसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है, और साथ उसकी डायरेक्शन होती है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये सिर्फ जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है ना, उसने दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का और उनके स्केलर प्रोडक्ट का वो गिवन है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के लिए हमें पता है मॉड यूज़ करते हैं ना मैग्नीट्यूड के लिए, जैसे यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है ये मॉड। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आ गया, वो कितना है जी, 4√3। और डॉट प्रोडक्ट का ये मैग्नीट्यूड वो आ गया जी 4, ठीक है। अब उसने कहा फाइंड क्या करना है, आपने कहा था दो फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स थे, ए है और ये बी है। कहता है ये ऐसे हैं कि उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड आता है इतना, जब उनका डॉट प्रोडक्ट करवा के उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं तो वो आता है जी 4, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी जो है वो तो ये होता है ना कम्प्लीटली ए बी साइन थीटा और साथ यूनिट वेक्टर एन। जैसे ये था यूनिट वेक्टर के साथ वाला बाकी सारा मैग्नीट्यूड होता है, वैसे ही ए बी साइन थीटा क्या होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो ए क्रॉस बी के मॉड का आंसर आएगा आपके पास ए बी, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ये ए बी साइन थीटा 4√3। इसी तरह डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आएगा ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब यहाँ से देखिए आपने ये थीटा एंगल निकालना है। अकेले आप सिर्फ इस इक्वेशन को यूज़ करके नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि बस आपके पास ए और बी की वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, इसको यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो हमने ए और बी की वैल्यू ख़त्म करवानी है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ए और बी को यहाँ पर ही रहने दें, इस कॉस थीटा को उठा के यहाँ पर ले जाएं तो ये हो जाएगा 4/cos थीटा। तो ये ए बी की जो वैल्यू आएगी 4/cos थीटा, इसको यहाँ पर पुट कर दें तब भी ए बी ख़त्म हो सकता है। अदरवाइज़ जैसा यहाँ पर किया गया है, वो क्या किया गया है, वो क्या है, वो यूँ किया गया है कि डिवाइडिंग द इक्वेशन 1/2, 1 को उसने 2 पे डिवाइड कर दिया है। देखिए ये वाली 1 है और ये वाली 2 है, ठीक है। तो 1 को ऊपर रखा बाय 2 को नीचे रख के डिवाइड किया, तो ये ए बी जो है ए बी से कैंसिल हो गया, पीछे बचा साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये 4 कैंसिल हो गया इससे, इस साइड पे बचा राइट साइड पे √3। तो साइन थीटा और टैन थीटा होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा होता है टैन थीटा, ठीक है। अब निकालना है थीटा, तो दोनों साइडों में बेटा टैन इनवर्स ले लिया, ये टैन इनवर्स और ये टैन कैंसिल हो गए, और इस साइड पे भी टैन इनवर्स आ गया। टैन इनवर्स √3 करेंगे तो आपके पास आएगा 60 डिग्री। दूसरा प्रॉब्लम है 2.2। अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज़ एट द हाइट ऑफ 156.8 मीटर अबव द ग्राउंड, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड। ये एक हेलीकॉप्टर है जो असेंड कर रहा है, ऊपर को चढ़ रहा है वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6, कितनी स्पीड के साथ जा रहा है ऊपर को, 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ जा रहा है। कहता है जब वो कितनी हाइट पर पहुंच जाता है, जब ये उसकी हाइट हो जाती है जी 156.8 मीटर हाइट हो जाती है अबव द ग्राउंड, ज़मीन से। अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड, तो वह एक पत्थर को फेंकता है नीचे। हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड, तो स्टोन को नीचे आने तक कितना टाइम लगेगा। एक 156.8 मीटर पहुंचने के बाद उसने स्टोन फेंका है, तो आपने वो टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा जी स्टोन को नीचे आने तक। अब ये देखें, ये एक लाइन में लाइन में उसकी स्टोन की मोशन हुई है ना, सीधा नीचे आया, एक लाइन में हुई है। और कौन सा एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। मोशन क्यों हुई है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हुई है, तो सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। और वैल्यू ऑफ जी भी आपको पता बेटा कांस्टेंट है। तो हमने एग्जांपल सॉल्व करते हुए देखा था, जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और मोशन स्ट्रेट लाइन होती है,
लीनियर मोशन होती है, तो उस सूरत में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है जी। अब फाइंड करना है। अच्छा, एक और बात है कि ये हाइट है ऊपर को, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी, हेलीकॉप्टर की ऊपर को। तो अब इस डिस्टेंस को जो डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए उसने साथ में माइनस लगाया हुआ है। ये माइनस क्यों लगाया है? हर वो क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी से अपोजिट होती है। इनिशियल वेलोसिटी प्लेन की ये थी ना कि प्लेन ऊपर को जा रहा था, असेंड कर रहा था ऊपर को, तो स्टोन किधर को आया, नीचे को आया। तो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है उसकी डायरेक्शन, तो बाय कन्वेंशन हम उसको नेगेटिव साइन देंगे। तो इस डिस्प्लेसमेंट एस को हमने साथ ये माइनस इसलिए लिखा हुआ है इसके साथ, ठीक है जी, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर को थी, अपवर्ड थी। अच्छा, ये रीज़न लिखी हुई है बीइंग दिस अपोजिट होती। अच्छा, हमने टाइम फाइंड करना। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसी है जिसमें हमारे पास टी फाइंड कर सकते हैं, किस किस को यूज़ किए हुए, इनिशियल वेलोसिटी को यूज़ करके। पहली में देखें तो वी एफ आता है, ठीक है। आपको फाइनल वेलोसिटी आपको नहीं पता कितनी होगी, ठीक है, और आप पहली इक्वेशन नहीं यूज़ कर सकते। दूसरी में देखें क्या आता था, दूसरी में हमें पता होता था एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, तो ये वाली हम यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन उसने यूज़ की है। एस की वैल्यू -156.8 रखी, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 19.6, और ये टी ऐसे ही आ गया यहाँ पर, ठीक है। जी की वैल्यू -9.8। क्यों -9.8 है? क्योंकि इनिशियली स्टोन जो हेलीकॉप्टर के अंदर था वो ऊपर को जा रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी के अगेंस्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है ना, तो इसलिए इसको भी माइनस साइन दिया हुआ है, ठीक है जी। बाकी आप इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 4.9 आ गया। अच्छा, अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आप जो इस तरह की इक्वेशन पढ़ते होते हो मैथ के अंदर के ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप बाय फैक्टर भी इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पर किया गया। 4.98 को कॉमन ले लिया गया, अंदर आ गया t² -4t -32, ठीक है। ये 4.9 उधर जाके 0 के साथ डिवाइड हो गया, ये 0 ही हो जाएगा, तो पीछे आपके पास t² -4t -32 बच गया। अब आप इसके फैक्टर्स बना लें। देखें जी, 8 4 होता है ना, 8 4 टाइम्स होता है 32, ठीक है, और 8 में से 4 माइनस करें तब भी आपके पास आ सकता है। -8 में से +4 करें तब भी आपके पास आंसर ये -4 आ सकता है जब बाय फैक्टर्स आप करते हैं। तो यहाँ फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला भी लगा सकते हैं, -b प्लस माइनस b² -4ac/2a, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इफ़, अच्छा, ये a प्लस b दो वेक्टर्स को ऐड किया है, रिजल्टेंट वेक्टर, फिर उनकी मैग्नीट्यूड है, ठीक है, बराबर है दो वेक्टर्स, उन्हीं दो वेक्टर्स को माइनस करने के बाद, देन प्रूव डैट a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपने प्रूव क्या करना है कि a और b परपेंडिकुलर हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको ले लिया उसने, हमें ये पता है कि ये गिवन है a प्लस बी की मैग्नीट्यूड बराबर है माइनस बी की, तो उसने दोनों साइड्स के ऊपर स्केयर कर दिया, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन को। ऐसे 7 हो बराबर है 7 के, तो दोनों साइड पे स्केयर लें तो 49 बराबर 49 ही होता है ना, वो भी बराबर ही होता है। तो बोथ साइड पर स्केयर लेने से जो काम इक्वेशन के एक साइड पे करें दूसरी साइड पे भी वो करने से इक्वेशन को फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखें जी, अच्छा, आपने डॉट प्रोडक्ट के केस में ये पढ़ा हुआ है कि जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट, ऐसे यूँ सेल्फ प्रोडक्ट लेते थे तो क्या आता था, ये a की मैग्नीट्यूड आ जाती थी ऐसे, ठीक है, फिर दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और फिर आ जाता था cos थीटा, ठीक है। ये हो जाता था a की मैग्नीट्यूड का स्केयर, और ये आता था cos थीटा। तो किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर हो, ठीक है, तो हम उस cos, तो उसको हम यूं डॉट प्रोडक्ट के अंदर, अच्छा, यूं डॉट प्रोडक्ट में भी हम उनको शो कर सकते हैं, यानी कि डॉट प्रोडक्ट
ये थीटा सेल्फ के केस में थीटा क्या था, 0 था ना, ए का वेक्टर ए के साथ एंगल 0 था, तो cos 0 1 हो गया, तो ये आंसर आता था आपके पास। तो ठीक है, इसको इस वजह से हमने डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में यूँ लिख दिया। ठीक है, दोनों वेक्टर के ए प्लस बी डॉट हो गया, ए प्लस बी के साथ ये ए माइनस बी का डॉट हो गया, ए माइनस बी के साथ, तो फिर ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर आपके पास मिल जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर ए को अंदर मल्टीप्लाई किया ए के साथ, फिर ये आ गया ए डॉट ए आ गया, फिर ए को बी के साथ किया तो ए डॉट बी आ गया, फिर बी को ए के साथ किया बी डॉट ए आ गया, फिर बी को बी के साथ किया तो बी डॉट बी आ गया। यहाँ पर देखें जी, ए को ए के साथ किया तो ए डॉट ए आ गया, ए डॉट माइनस सॉरी यहाँ पर ए को बी के साथ किया तो ये माइनस बी के साथ किया तो माइनस ए डॉट बी आ गया, फिर माइनस बी को ए के साथ किया तो माइनस बी डॉट ए आ गया, फिर माइनस बी को बी माइनस बी के साथ किया तो माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी आ गया। यहाँ पर देखें ये ए डॉट ए स्केयर हो गया, क्यों, आप ओपन करेंगे इसको तो ए अभी किया था जो ये वाला, बिल्कुल ये कोस थीटा कोस 0 1 हो जाएगा थीटा क्योंकि 0 है। तो यहाँ पर देखें ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, तो ये ए की बात होती है। ठीक है जी, यहाँ पर ए डॉट बी और बी डॉट ए को उसने क्या किया है, उसने बी डॉट ए को भी ए डॉट बी लिख दिया। ठीक है, बाकी ये बी डॉट बी का आंसर आ गया बी स्केयर। सिमिलरली दोनों इसी साइड पे भी यही काम हुआ है, तो बस फ़र्क ये होगा कि यहाँ पर प्लस का 2 ए बी बचा है और इधर का माइनस 2 ए डॉट बी बचा है। ठीक है जी, अब ये ए स्केयर उस साइड पे जाके माइनस ए स्केयर हो जाएगा और इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, ये बी स्केयर भी उधर जाके ख़त्म, पीछे क्या बच गया 2 ए डॉट बी इज़ इक्वल टू माइनस 2 ए डॉट बी उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 ए डॉट बी। अब 4 उधर जाके 0 के साथ ख़त्म हो गया, ए डॉट बी इज़ इक्वल टू 0 आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो ए बी कॉस थीटा आ गया, ए बी भी उधर जाके जी ख़त्म हो गया, कॉस थीटा बराबर आ गया जी 0 के। अब थीटा किसके बराबर आ गया, कॉस इनवर्स 0, तो कॉस इनवर्स 0 लेंगे तो आपके पास 90 डिग्री आ गया। नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम नंबर 4, ये आपकी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। पांचवी प्रॉब्लम जो है ये प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। अ क्रिकेट बॉल इज हिट अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड और उसको कितने एंगल के साथ हिट किया गया, यूँ उसको ये 45 डिग्रीज़ के एंगल के साथ बॉल को हिट किया गया। तो कहता है फाइंड क्या करना है आपने, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हाउ फार अवे इट्स हिट्स द ग्राउंड, यानी कि रेंज कितनी दूर जाके वो ज़मीन पर टकराएगा, ये रेंज आपने फाइंड करनी है। तो तीनों के फार्मूलाज आपने याद किए हुए हैं। टाइम का फार्मूला 2 VI sin थीटा ओवर जी, हाइट का फार्मूला VI स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2G और रेंज का फार्मूला VI स्केयर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो फार्मूला लगाएंगे, सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, अ 20 ग्राम बॉल हिट्स द वॉल ऑफ अ स्क्वैश कोर्ट विद अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। स्क्वैश कोर्ट वो जो प्ले कर रहे होते हैं, कोर्ट यूँ, ठीक है, ये एक किस्म का खेल है, ठीक है, बैडमिंटन टाइप का। तो इसकी बॉल के साथ जो है वो टकराई है बॉल, ठीक है जी, यहाँ पर। अच्छा, विद अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन की फोर्स के साथ। तो एफ गिवन है आपके पास, बॉल का मैस गिवन है। इफ़ द टाइम ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स इज़, कितने सेकंड तक बॉल जो है वो स्क्वैश बॉल के साथ टकराई है, 0.5 सेकंड। फाइंड द इम्पल्स, तो इम्पल्स का फार्मूला आपको पता है कि क्या होता है, इम्पल्स एफ क्रॉस टी। अच्छा, ये सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट तो दो वेक्टर्स के दरमियान होता है। फोर्स क्या है, वेक्टर है, लेकिन टाइम क्या है, स्केलर है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट वो नहीं है, सिंपल ये प्रोडक्ट है, ठीक है, एफ टी। ठीक है, तो एफ क्या है दिया हुआ है 50 रखेंगे, तो टाइम 0.5 रखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैथ्स का इसके साथ कोई
जो है लिंक नहीं है, इम्पल्स डिपेंड नहीं करती मैथ के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट जो 7वां प्रॉब्लम है उसमें है जी, अ बॉल इज़ किक्ड बाय अ फुटबॉलर, द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल, वो कितनी फोर्स लगाई है उसने, ऑन दी एवरेज उसने लगाई है 240 न्यूटन्स, ठीक है। एंड द इम्पैक्ट लास्ट फॉर अ टाइम ऑफ, ये टाइम में दिया हुआ है, फोर्स दी हुई है, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। अब आपको पता है इम्पल्स किसके बराबर होती है चेंज इन मोमेंटम के, न्यूटन सेकंड लॉ को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखें तो वो ये होता है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल्टा टी, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम, अब आपने ये निकालना है, मैथ और वेलोसिटी तो गिवन नहीं है जो आप ऐसे निकाल लें, तो आप इस डेल्टा टी को उठा के इधर मल्टीप्लाई करवा के भी निकाल सकते हैं, यानी कि चेंज इन मोमेंटम बराबर होगा आपके पास एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, ठीक है जी। ये एफ भी गिवन है, ये डेल्टा टी भी गिवन है, तो आप सिंपली वो निकाल के आप इम्पल्स जो या चेंज इन मोमेंटम एक ही बात है निकाल सकते हैं। कहते हैं स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन मोमेंटम, द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन मोमेंटम इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स विच इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फुटबॉलर किक्ड द बॉल। ये आगे उसने खुद ही जो है उसका जवाब भी दे दिया। तो क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है कि स्टेट द डायरेक्शन के मोमेंटम किस डायरेक्शन में चेंज होगा। अब फार्मूला देखें जी फोर्स का, ये आपने फार्मूला पढ़ा ना, डेल पी ओवर डेल टी। बेटा जो इक्वेशन के राइट साइड पे देखें एक ही वेक्टर है वो है मोमेंटम, और लेफ्ट साइड पे एक ही वेक्टर है वो है फोर्स। तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन मोमेंटम की होनी चाहिए ना, ठीक है, तभी इक्वेशन की इक्वलिटी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट है ये प्रॉब्लम 2.8, एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजेंटली एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ, ये हॉरिजेंटली मूव कर रहा था यूँ अलॉन्ग दी हॉरिजॉन, यूँ ऐसे मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, हॉरिजेंटली मूव कर रहा था। तो कितनी स्पीड के साथ, 200 मीटर पर सेकंड। तो उसकी अब ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी दी हुई है, यानी कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है, वी आई एक्स गिवन है ये, ठीक है। 200 मीटर, क्या वो ऊपर को इनिशियली क्या वो ऊपर को मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई है जी, वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। तो एट अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर, तो ये वाली जो हाइट है वाई, ये कितनी है, 8 किलोमीटर है ये आपके पास। अच्छा, फाइंड द हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड द बम बी रिलीज। तो ये आपने हॉरिजेंटल डिस्टेंस ये वाला ये कैलकुलेट करना है उसका, यहाँ जब उसने उसको छोड़ दिया है और उस टारगेट पर छोड़ना है तो उसके दरमियान कितना डिस्टेंस होना चाहिए, हॉरिजेंटल डिस्टेंस होना चाहिए। आपने ये कैलकुलेट, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है इसने, ठीक है। उस एक अच्छा, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रेट लाइन मोशन तो हो नहीं रही, तो वो क्यों यूज़ की है। जब उसने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है तो उसने एक स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए यूज़ किया। अगर वाई के लिए की है तो सिर्फ वाई वाली मोशन को डिस्कस किया, एक्स के लिए की है तो एक्स वाली मोशन को डिस्कस किया। अच्छा, ये फार्मूला जो है ये एक्स इज़ इक्वल टू वी आई एक्स मल्टीप्लाई बाई टी। अच्छा, ये फार्मूला होता है जी एस इज़ इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस का फार्मूला। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला एक्स हो गया डिस्टेंस, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो भी एक्स वाली वेलोसिटी होगी ना, इनिशियल वी आई एक्स मल्टीप्लाई बाई टी। अच्छा, वी आई एक्स तो पता है, ये टी टाइम नहीं पता कि कितना टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, ठीक है। तो ये टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, ये टाइम उसने यूँ कैलकुलेट किया कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है, एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, ये वाली। तो अब ये वर्टिकल वाले के केस में लगाई है तो एस क्या हो जाएगा, वर्टिकल। तो इनिशियल वेलोसिटी भी कौन सी हो जाएगी, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा उसका, वी आई वाई हो जाएगी, टाइम ऐसे ही आ गया। अच्छा, ये जी की वैल्यू पॉजिटिव क्यों है भला, क्यों, क्योंकि जी ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन डाउनवर्ड है ना, और देखें वो बी तो डाउनवर्ड आया, क्या वो ऊपर को जा रहा था इनिशियली, नहीं था। तो इस वजह से इनिशियल वेलोसिटी के अलॉन्ग है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, इस वजह से इसको पॉजिटिव लिया हुआ है यहाँ पर इस न्यूमेरिकल के अंदर। बाकी जी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो है वाई वाला कंपोनेंट वो ज़ीरो था, क्योंकि वो प्लेन तो सीधा हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था ना, कि ऐसे तो नहीं मूव कर रहा था, ना ऊपर को जा रहा था, ऊपर को बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था। तो वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं था इनिशियल वेलोसिटी का।
तो ये 0 आ जाएगा पीछे आपके पास, ये सिंपल बचेगा। यहाँ से आप टी वैल्यूड कर सकते हैं। ये आपके पास टी आ गया, तो इस फार्मूले के अंदर रख कर आप एक्स भी निकाल सकते हैं जी। आ गया जी आपका 2.9, वाई डज द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन द सेम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंज फ्रॉम थीटा टू 90 माइनस थीटा। कहता है जब एंगल आप कहना ये चाह रहा है कि एक कोई भी एंगल है थीटा, उसके ऊपर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हुई है, तो उसकी एक रेंज है आर। जब आप ये एंगल को ऐसे चेंज करते हो कि आप ये 90 माइनस थीटा कर देते हो, यानी कि फ़र्ज़ करें अगर ये एंगल 30 था तो 90 माइनस 30 कितना होगा, 90 माइनस 30 होगा 60 डिग्री, ऐसे ही है। तो कहता है 30 डिग्री के ऊपर जो रेंज होगी ना, ये 60 डिग्री के ऊपर फेंकोगे ना तब भी वही रेंज होगी। ठीक है, तो ये क्या जी माजरा है। अच्छा, जब ये ऐसे दो एंगल्स जिनका सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है, इनको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो रेंज होती है वो सेम होती है, ये हमने अभी प्रूव करना है। कहते जी पहला एंगल उसने दिया हुआ है θ1, ये चेंज हो गया है, वो क्या हो गया जी 90 माइनस थीटा में हो गया। अच्छा, जब हमें पता चल जाएगा कि रेंज दोनों रेंज के लिए रेंज बराबर है, तब जो दो चीज़ें बराबर होती हैं तो उनकी रेशो हमेशा क्या आएगी, उससे कैंसिल हो जाएगा, तो उसकी रेशो हमेशा 1 आएगी। अगर हमने ये प्रूव कर दिया ना कि दोनों रेंज जो हैं वो आर और आर प्राइम बराबर हैं, तो ये दूसरी बात ऑटोमेटिकली प्रूव है। ठीक है जी, आपने ये फाइंड करना है मेन कि दोनों रेंजेस बराबर हैं। तो पहले के लिए रेंज का जो फार्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमने निकाला हुआ है vi² sin टू थीटा ओवर जी। तो जब ये पहले वाली रेंज होगी तो सारे पैरामीटर्स जो हैं ये एंगल, उसके लिए एंगल भी फर्स्ट वाला ही होगा। दोनों को सेम वेलोसिटी के साथ छोड़ा ना, तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए vi सेम ही होगी, उसके साथ आपने vi1 नहीं लिखना। ठीक है, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी दोनों के लिए सेम ही है, 9.8 ही है, तो उसको भी ऐसे ही रहने दें। अच्छा, ये सेकंड के लिए क्या एंगल क्या था, 90 माइनस थीटा। ये θ2 किसके बराबर था, 90 माइनस थीटा के, इसके लिए ये लिख दिया। अब यहाँ पर ना उसने साइन की एक प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है, एक ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है, ये वाला फार्मूला कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा हो ना, वो होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। हमारे केस में क्या है, हमारे केस में है बेटा साइन ये, अच्छा ये 90 माइनस थीटा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 180 हो जाएगा, और ये 2 इधर जाके इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो हमारे केस में ये हमारा अल्फ़ा है, ये हमारा बीटा है। तो फार्मूला ओपन करेंगे ना तो ये देखें क्या आएगा, 180 माइनस बीटा आता है, पहले आता है साइन अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा क्या आता है हमारा 180 है, तो यहाँ पर आएगा साइन 180, फिर आएगा कॉस 2 थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा यानी कि कॉस 180, फिर आएगा जी साइन बीटा आता है फार्मूले में, तो हमारा बीटा क्या है 2 थीटा, तो यहाँ पे आएगा साइन 2 थीटा जी। फिर इसको हमें पता है साइन 180 होता है 0, ये वैल्यू रखी है 0, फिर साइन कॉस 180 होता है -1। ठीक है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा कुछ ही 0 हो जाएगा, तो इस साइड पे माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये बचेगा साइन 2 थीटा बचेगा आपके पास। तो यहाँ पर आप साइन 180 माइनस 2 थीटा की जगह पे साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं। तो रेंज R2 का जो फार्मूला था ये वाला, यहाँ पर देखें ये जो था साइन 180 माइनस 2 थीटा, इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, अब ये इसको साइन 2 थीटा लिख दिया। तो रेंज R2 किसके बराबर है, vi² साइन 2 थीटा ओवर जी। तो पहली रेंज देखें ज़रा क्या थी, पहली रेंज थी R1 थी vi² साइन 2 थीटा ओवर जी, तो दूसरी भी क्या है vi² साइन 2 थीटा ओवर जी, तो दोनों बराबर हैं, प्रूव हो गया। जब दोनों बराबर हैं तो इस R1 को इधर लेके जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो इधर पीछे 1 नहीं बचेगा। नेक्स्ट 10वां 11वां 12वां ये आपके जो है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग रिड्यूस हुए हैं।